यूनिट 3 का ये सेकंड पार्ट अपने शुरू कर रहे हैं। इसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से शुरू करना है। इसमें 5 अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स है। पहला लिखा है अनमोडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट विद एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, क्वालिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट और एडवर्स रिपोर्ट। इतने अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स अपने होते हैं। इसमें सबसे पहले अनमोडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, जिसको अपने क्लीन रिपोर्ट बोलते हैं। इसका मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए उसमें मटेरियल रिस्पेक्ट, जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क है, जो भी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ बराबर से है। कोई चीज़ कहीं पे भी गलत नहीं है, तो इसको अनमोडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट या तो क्लीन रिपोर्ट बोलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर किस तरह से हम पता कर पाएंगे कि ये रिपोर्ट अनमोडिफाइड है? तो इसमें पहली बात तो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बराबर से डिस्क्लोज किया गया, सब पॉलिसी को डिस्क्लोज करने वाले होते हैं। जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने सिलेक्ट किया तो अप्लाई की है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क के हिसाब से है और अप्रोप्रिएट है। उसके बाद में जो भी एस्टिमेट्स किए अकाउंटिंग के, जो मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं, वो सारे रीजनेबल यानी बराबर है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेयर कर सके वैसी और समझ सके वैसी है, नहीं भरोसा किया जा सकता है वो इन्फॉर्मेशन पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिस्क्लोजर एडिक्वेट होना चाहिए वो सब है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, जो भी टर्म्स एंड वो चीज़ें यूज़ की गई है उसके अंदर, वो सब अप्रोप्रिएट है। इसीलिए इसको क्लीन रिपोर्ट बोला जाता है। अब दूसरी तरह का रिपोर्ट जिसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर बताया गया है या अदर मैटर का एक पैराग्राफ होता है। इसमें ऑडिटर क्या करेगा कि रिपोर्ट के अंदर वो कंसीडर करेगा कि यूजर ध्यान दे इस बात के ऊपर। इसका एक पैराग्राफ नीचे लिखेगा कि सारे रिपोर्ट में हर चीज़ बराबर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बराबर है, लेकिन ये मैटर में मुझे डाउट्स है, ये नीचे लिखा जाए। और पैराग्राफ से ऑडिट रिपोर्ट का नेचर चेंज नहीं होता, मतलब ये भी एक तरह से ऑलमोस्ट क्लीन रिपोर्ट जैसा ही है। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है कि जिसमें गोइंग कंसर्न डाउट है या सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, कोई जगह पे कोई चीज़ मिलती ना हो, मैच ना करती हो, एक दो चीज़ों में डाउट्स हो, उसके लिए ये पैराग्राफ रखा जाता है। और जो ये एम्फेसिस ऑफ मैटर है उसमें ये, लेकिन अदर मैटर्स है उसमें ये लिखा जाता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज किया गया है या प्रेजेंट किया गया है, वो रिपोर्टिंग ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट किया गया, और रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी ऑडिटर का रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर रोक लगा दी जाए। एग्जाम्पल वन, अगर समझो अनसर्टेनिटी है कि पेंडिंग एक्सेप्शनल लिटिगेशन मैटर, तो इसको हाईलाइट किया जाएगा एम्फेसिस ऑफ मैटर के अंदर। यानी मतलब अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी एक्सेप्शनल तरह का, तो उस तरह के लिए अपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखेंगे। और एग्जाम्पल टू आप देखो, अगर ऑडिटर of consolidated financial statement, the report includes on other matter paragraph in respect of the auditor's responsibility in respect of subsidiaries not audited by him। यानी वो लिखेगा कि सब्सिडियरी जो कंपनी है, मेन कंपनी के साथ में जितनी भी ब्रांचेज या सब्सिडियरी कंपनी, उसका ऑडिट इसने नहीं किया है, वो स्टेटमेंट में लिखना है। ये अदर मैटर में आएगा। इसको खाली एग्जाम्पल को भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये जो एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर्स के जो पैराग्राफ्स है ना, वो दो वहाँ लिखने, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। अब मॉडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफिकेशन यानी मेरा ओपिनियन बदलने वाला रिपोर्ट, यानी अगर मुझे लगे कि इसमें क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकता तो मॉडिफाइड रिपोर्ट होते। अब कौन सी जगह पे मॉडिफाइड रिपोर्ट यूज किया जाता है, तो देखो, व्हेन एन ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन, द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट, यानी कोई चीज को गलत तरीके से लिखा गया हो, इंडिविजुअली
एक ही चीज को या तो फिर एग्रीगेट्स बहुत सारी चीजों को, और आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन याद रखो ये मटेरियल है, मटेरियल यानी मतलब ये अच्छे खासे पैसे का, लेकिन ये परवेज यानी कंटिन्यूअस नहीं है ये ऐसा। तो द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसके पास एविडेंस यानी प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है इसे, कि जिससे वो कंक्लूड कर पाए कि जो भी मिस स्टेटमेंट है वो मिस स्टेटमेंट क्यों किए गए उसके पीछे का कारण आपको पता ना हो, या तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल ना हो। पर याद रखना इसमें एक वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, आर मटेरियल बट नॉट परवेजिव। ये दोनों जगह पे ये जो वर्ड्स है वो लिखने जरूरी है। अब ये एडवर्स ओपिनियन की बात करनी है। एडवर्स यानी एडवर्स में एक वर्ड खाली चेंज कर देना है, यहाँ पे जो नॉट है ना वो हटा दो, यहाँ जो नॉट लिखा गया है वो नॉट को हटा दो, तो हो गया तुम्हारे लिए एडवर्स ओपिनियन। ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन तभी बनाएगा जब उसके पास अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, और इसमें पता चला कि ये मिस स्टेटमेंट्स किए गए जानबूझ के, और ये मटेरियल भी है, और हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जानबूझ के गलतियां की गई है, तो वो एडवर्स रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिटर शेल डिस्क्लेम an opinion when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion, and the auditor concludes that the possible effects on the financial statement of undetected misstatement if any, यानी उसको लगता है कि ये जो भी मिस स्टेटमेंट बनाया गया उसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भारी असर पड़ने वाला है और लंबे टाइम का असर पड़ने वाला है, तो ये एडवर्स रिपोर्ट बनाएगा। अब हाउ टू इंट्रोड्यूस मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, तो कैसे मॉडिफिकेशन पैराग्राफ लिखा जाना चाहिए। तो अब अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट बनाता है तो टाइटल लिखा जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्ड्स, ये वाला ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं लिखेंगे चलेगा, हाईलाइट किया जाएगा कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जिसकी एडवर्स इफेक्ट है वो। अब एग्जाम्पल अपने नहीं लिखना है। अब ये था ऊपर क्वालिफाइड रिपोर्ट, पूरा रिपोर्ट क्वालिफाइड, लेकिन यह क्वालिफाइड ओपिनियन है। इसके बाद देखेंगे ये पैराग्राफ आपको एग्जाम्पल के बिना ही लिखने हैं आपको। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर described on in the basis of qualified opinion paragraph, the financial statements give the information required by the in manner so required and given to and fair view in conformity with the। अब इन्हें किन चीजों के अंदर यहाँ लिखा गया है कि ओपिनियन, हमारे ओपिनियन के अंदर हम क्वालिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ उसके अंदर ऐड करेंगे, और हम लिखेंगे कि बाकी सब चीजें बराबर है, इतनी चीजों में ध्यान रखने की जरूरत है। जिसमें बैलेंस शीट है वो बराबर बनाई गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बराबर बनाया गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो बराबर बनाया गया। यानी खाली ओपिनियन चेंज। अब देखो बेसिस क्यों ऐसा करना है ये लिखना है आपको। वी वर अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, और हमने देखा कि जो फिजिकल इन्वेंट्रीज बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर वो बराबर से नहीं है। We were unable to satisfy ourselves by alternative means concerning the inventory quantities held at September 31, 2000 so and so and March 31, 2000 so and so, which are stated in the balance sheet। यानी जो लिखा गया है ना उसके उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट नहीं खराब करना है, खाली एक ओपिनियन आपको बताना है कि मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पे इन इन जगह के ऊपर डेफिशिएंसी और एरर्स है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। A disclaimer of opinion, important है, because of the significance of the matter described in the basis of disclaimer of opinion paragraph, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence। यानी लिखना है लास्ट में कि हमारे पास ये प्रूफ नहीं है या एविडेंस नहीं है या कोई सबूत नहीं है कि जिसके बेस के ऊपर हम बना सके हमारा ऑडिट ओपिनियन का परफेक्ट बना सके। तो अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन बनाने के लिए अभी एबल नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली misstated due to the non-consolidation of a subsidiary. The material misstatement is deemed to be pervasive to the financial statement. The effects of misstatement on the financial statement have not been determined because it was not practical to do so। अब इसकी इफेक्ट कितनी है वो पता नहीं चलता इसके अंदर। अब ऑडिट एविडेंस, sorry, an adverse audit opinion is given under the
सर्कमस्टेंसेस, इसमें अगर लगता है कि हम प्रैक्टिकली बता नहीं पाएंगे तो खाली एडवर्स ओपिनियन अपने लिख देंगे उसके अंदर। अब बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन is explained in note 10, note X यानी ऐसा, the company has not consolidated the financial statement of subsidiary XYZ company it acquired during so and so year because it has not yet been able to ascertain the fair values of certain of the subsidiary's material assets and liability at the acquisition date. The acquisition is therefore accounting for as an investment. Under the accounting principle generally accepted in India, the subsidiary should have been consolidated because it is controlled by the company. Had XYZ been consolidated, many elements in the accompanying financial statements would have been materially affected. The effects on the financial statements of the failure to consolidate have not been determined. अब ये जो है ना, एडवर्स ओपिनियन का बेसिस यानी यहाँ से इस तरह से शुरू होता है कि अगर कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होते सब्सिडरी के साथ में तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं बनाए। इसका मतलब कंपनी ने अभी तक जो उस कंपनी के अंदर यानी सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो असेट्स एंड लायबिलिटी खरीद के रखी है उसकी वैल्यूएशन वो बराबर से निकाल नहीं पाई है, इसलिए वहां पे रखा जाने वाला हर पैसा एक इन्वेस्टमेंट की तरह से है, सिर्फ कंपनी के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह से। तो अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई गई होती तो बहुत सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अफेक्टेड होती, लेकिन हमने वो डिसाइड नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एडवर्स ओपिनियन बनाएंगे इस तरह से। इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस ऑन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ यानी ऊपर वाला पैराग्राफ, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसमें डू नॉट गिव वर्ड यूज किया जाएगा, यानी इसमें बैलेंस शीट बराबर से नहीं है, पीएनएल अकाउंट और कैश फ्लो बराबर से नहीं है। अब ये डिफरेंस बिटवीन आएगा क्लीन ऑडिट रिपोर्ट और क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तो क्लीन ऑडिट रिपोर्ट में अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे रिजर्वेशन के साथ में। ये कब इशू किया जाता है क्लीन, जब सब चीज़ें बराबर हो, सब डिस्क्लोजर बराबर हो, कंपनी ने सारे स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट GAAP और ट्रू एंड फेयर व्यू सब बराबर है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर फॉर रिजर्वेशन इज मटेरियल, लेकिन परवेजिव नहीं है, याद रखना परवेजिव नहीं है वर्ड होना चाहिए। ऑडिटर बिलीव्स दैट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनी सेक्शन 227 स्टेचुटरी एफर्मेशन यानी वो टिक करेगा कि ये है ये सब चीजें है, तो अगर है तो कोई भी रिजर्वेशन के बिना क्लीन रिपोर्ट बनाएगा। लेकिन अगर 227(2) और 227(3) के अंदर आंसर नेगेटिव आते हैं तो क्वालिफिकेशन रिपोर्ट बनाएगा। एंड अफर्मेशन यानी हकार में आंसर आने, और नेगेटिव का मतलब नकार में आंसर आना। इंक्लूजन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इसमें मैटर देखो, इन सर्टेन केसेस ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट बनाता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, तो उसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर ऑन अ मैटर ये पैराग्राफ ऐड किया जाता है, और such a matter generally is included in note to the financial statement which is discussed it in greater detail, और no such paragraph can be attached in qualified report में ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं होता, यानी क्लीन रिपोर्ट के अंदर आज अपने एम्फेसिस ऑफ मैटर लिख सकते हो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहा है कैरो 2020, पहले अलग था, अब ये पॉइंट पूरा चेंज हो गया है, ये नया फॉर्मेट है। पहले कैरो जो था वो कंपनीज एक्ट के अंदर 2016 का था, अब इसकी जगह पे 2020 का कैरो। अब एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, तो 1 अप्रैल 2020 से, यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से एप्लीकेबल हो गया। द ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी, सारी कंपनी के लिए। पर यहाँ पे लिखा गया है कि ऑर्डर सब कंपनी के लिए, कुछ कंपनी के लिए नहीं, जिसमें एक 1% कंपनी आती है, स्मॉल कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या तो इससे कम हो, या उसका लास्ट ईयर का जो रिपोर्टेड टर्नओवर है वो 2 करोड़ या तो इससे कम हो। बैंकिंग कंपनी नहीं, चैरिटेबल कंपनी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं। और द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट, जिसमें 10 करोड़ से कम की रिसीट या तो रेवेन्यू हो, 10 करोड़ या तो इससे कम की रिसीट या तो रेवेन्यू हो,
इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बिजनेस बंद करने के टाइम पे भी वो स्पेड अप कैपिटल वो कितनी है, 1 करोड़ या तो इससे कम है बैलेंस शीट डेट के ऊपर। और वो किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या तो सब्सिडरी कंपनी नहीं है जिसके अंदर बोरोइंग किसी भी पब्लिक या तो आ, किसी भी होल्डिंग या तो सब्सिडरी कंपनी जो ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है उसके साथ में अटैच नहीं है और साथ में जिसका बोरोइंग 1 करोड़ से कम का हो, तो ये इसको ये कैरो नहीं बनाना है। अब देखो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती है, तो ये पूरी 21 थिंग्स है जिसको एक के बाद एक अपने सीखना है। पहले डिटेल्स, ईच क्लॉज की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्लॉज आता है डिटेल के अंदर। देखिए इसमें डिटेल्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। एक्चुअली ये टॉपिक है बहुत लंबा बट काफ़ी इजी है याद करने के लिए। Whether the records maintained by the company display the complete particulars of the details, quantity, situation of tangible, ये इतनी लाइन याद रखें। और जो मैनेजमेंट है वो फिजिकल वेरिफिकेशन एसेट्स का करता है। और साथ में अगर कोई जगह पे मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, यानी अगर नोटिस हुआ कि अकाउंट के अंदर बराबर से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे है कि नहीं, यानी कि सारी एसेट जितनी भी है वो सारी एसेट कंपनी के नाम से है कि नहीं वो देखना है। और अगर टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं है तो ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अगर रिवैल्यूएशन किया गया है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का, तो टेंजिबल या तो इनटेंजिबल एसेट का, और बोथ ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो वेदर द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन ए वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यानी उसको करने वाला कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर है कि कोई नहीं है वो भी देखना है। और साथ में अगर इन केस ऑफ अ चेंज इन वैल्यूज अपॉन रीवैल्यूएशन, तो स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज। अगर वो 10 जगह से या तो इससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट और टेंजिबल एसेट वो भी अपने शो करेंगे। इसको इसको यहाँ लिखना जरूरी है। whether any proceeding have been initiated or are pending against the company for holding any बेनामी प्रॉपर्टी, यानी बेनामी ट्रांजेक्शन, बेनामी यानी नाम बिना की प्रॉपर्टी कंपनी के पास हो तो उसके बारे में कोई केस अगर चलता हो ना तो उसके बारे में भी यहाँ पे अपने डिस्क्लोज करना है। फिर दूसरा आता है डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितनी है, अगर डिस्क्रिपेंसी 10 टका या तो इससे ज़्यादा की है, डिस्क्रिपेंसी यानी फिर तफावत 10 टका या तो इससे ज़्यादा का है ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, अगर नोटिस किया गया तो इसको बराबर से हमने डील किया है कि नहीं। अगर कंपनी ने ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर सेंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीज, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा की वर्किंग कैपिटल कोई भी बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली नहीं है, लोन जैसी, एंड क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट कंपनी फाइल करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भिजवाती है। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या तो कोई भी गारंटी या तो सिक्योरिटी या एडवांस या तो लोन्स गिवन, हमने बाहर जो इन्वेस्ट किया तो बाहर के लोगों को पैसा दिया वो। अगर कंपनी हैज़ द ईयर मेड एनी इन्वेस्टमेंट इन द ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हो किसी भी जगह पे तो उसको डिस्क्लोज करना है। आप इसमें इतनी लंबी लंबी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपको नहीं लिखने हैं। आपको इसको याद रखना है मेन हेडिंग को, और हेडिंग के हिसाब से आपको जितना याद रहे उतना आप लिख सकते हो। इन लोगों ने जो भी पैम्फलेट्स बनाए हैं वो पैम्फलेट्स के अंदर पूरी की पूरी बुक एज इट इज उन्होंने कॉपी कर दी है, तो इतनी सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए होती है। देखो ये इतना सब इम्पॉसिबल है किसी को याद रहे, राइट। अब अपने इसके बाद में कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन टू डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर को लोन दी गई है, डायरेक्टर को अगर किसी भी जगह पे लोन दी गई या तो किसी कंपनी को लोन दी गई जिसके अंदर ये अपना डायरेक्टर एक डायरेक्टर है वहाँ पे दूसरी जगह पे भी, तो फिर उसके बारे में भी हमने चेक करना है कि जो सारे कंप्लायंसेस यानी जो भी प्रॉपर हमको फॉर्मेलिटीज करनी चाहिए वो फॉर्मेलिटीज बराबर से हुई है कि नहीं। फिर कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। कंप्लायंस किसके बारे में, डिपॉजिट जो एक्सेप्ट की लोगों के पास से जो पैसा लिया उसके बारे में 73 से लेकर 76 वो सेक्शन के अंदर अपने एक्सेप्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला सुना हो तो उसको भी हमको मानना पड़े, फिर चाहे वो पहले नहीं था और अब है, तो अब है तो वो मानना पड़े। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड, अगर कॉस्टिंग रिकॉर्ड बनाने हैं जैसे आगे आपने देखा, तो अगर बनाने हैं तो मेंटेन किए कि नहीं वो देखेंगे।
डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, वेदर द कंपनी इज रेगुलरली डिपॉजिटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, यानी स्टैट्यूटरी जो कानूनी हक होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पास पैसा जमा कराने का, वो हमने दिया है कि नहीं। और अगर ड्यूज नहीं दिए तो 6 महीने या तो इससे ज़्यादा, बैलेंस शीट डेट के ऊपर 6 महीने या तो इससे ज़्यादा के लिए पेंडिंग तो नहीं, वो चेक करना है। फिर कोई अनरिकॉर्डेड इनकम है कि नहीं, वो डिस्क्लोज करनी है उसके अंदर। और डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ बोरिंग, अगर बोरिंग में हमने डिफॉल्ट किया, जैसे गवर्नमेंट की लोन को पे ना किया हो, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट ना दिया हो, तो उसमें डिफॉल्ट किया तो क्यों, कितना हुआ डिफॉल्ट। और अगर विलफुल डिफॉल्टर है अपनी कंपनी, यानी मतलब पैसे है लेकिन पैसे देना नहीं है कंपनी को, तो वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। और अगर कोई भी लोन्स है तो हमने लोन्स बीन यूज फॉर द ऑब्जेक्ट, उसी मकसद के लिए हमने लोन ली थी और उसी मकसद के लिए उसका पैसा यूज भी किया, वो भी चेक करना है। लेकिन अगर फंड हमने डाइवर्ट किया हो तो भी डिस्क्लोज करना है। अगर कंपनी ने जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर फंड यूज किए उसको लॉन्ग टर्म के ऊपर तो यूज नहीं कर दिया ना, वो भी चेक करना है। और कंपनी ने पैसा किसी पर्सन या तो एंटिटी से on for the account of or to pay the obligation of its associate subsidiary और joint venture, यानी कंपनी ने अपने लिए नहीं लेकिन अपने साथ जुड़ी हुई दूसरी फर्म्स के लिए अगर पैसा लिया हो तो उसके डिटेल्स भी कंपनी के नाम से, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी को प्लेज करके लिया हो, ये दोनों पॉइंट में वही है, तो वो सारी चीज़ों को अपने यहाँ पे डिस्क्लोज कराना है। फिर फंड्स रेज एंड यूटिलाइजेशन, पब्लिक ऑफर से जो पैसा लिया, यानी इक्विटी या तो डेट कैपिटल से जो भी पैसा लिया, उस पैसे का यूटिलाइजेशन बराबर से किया है कि नहीं, वो यहाँ दिखाना है। उसके बाद में फ्रॉड इन विसल ब्लोअर कंप्लेंट, कंपनी के खिलाफ कंपनी ने अगर फ्रॉड किया हो, तो कंपनी ने अगर फ्रॉड किया हो तो उसको भी डिस्क्लोज करना है, उसके सामने केस चल रहा हो तो। और इसके लिए ऑडिटर कंपनी के जो फाइल करेंगे रिपोर्ट, वो फॉर्म ADT 4 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एज प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 इन केस ऑफ रिसीट ऑफ विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, वेदर द कंप्लेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर। अगर कोई विसल ब्लोअर कौन होता है विसल ब्लोअर यानी वो इंसान ने कि जो कंपनी के अंदर का है, उसको कंपनी के सामने, उसके सामने चल जो गलत काम चल रहे हैं कंपनी के अंदर उसको पता है, और वो अपना नाम डिक्लेयर किए बिना उस चीज को कंपनी के डायरेक्टर्स के या तो कंपनी के बाहर के कोई कोर्ट के नजर के सामने रखता है, तो इसको विसल ब्लोअर कहा जाता है। विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में कानून है, पूरी दुनिया में है वो तो। फिर कंप्लायंस बाय निधि, देखो निधि कंपनी यानी क्या, याद रखना है ये, मेंटेनिंग ऑफ नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो ऑफ 1:20, ये रिटेल बैंकिंग में आपने देखा था, 1:20 फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज, मेंटेनिंग 10% टर्म डिपॉजिट विच आर अनएंकम्बर्ड। जो अनएंकम्बर्ड लिखा है ना, इसका मतलब जिसके ऊपर कोई भी बोझ ना हो ना, उसको अनएंकम्बर्ड बोला जाता है। फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज, डिटेल्स ऑफ एनी डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और रीपेमेंट फॉर एनी पीरियड। यानी अगर निधि कंपनी है तो हमारे पास रेशियो कितना होना चाहिए, 1:20 का, राइट। 1:20 का रेशियो हमारे सामने होना चाहिए। किसका, मेंटेनिंग ऑफ नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो, हमारे खुद के फंड्स 1 तो डिपॉजिट 20, 20 गुनी ज्यादा, 1 करोड़ के सामने 20 करोड़ ऐसा। लेकिन इसमें से 10% डिपॉजिट से ना अनइनकम्बर्ड होती है, यानी इसके ऊपर कोई बोझ नहीं होना चाहिए, किसी जगह गिरवी रखी नहीं होनी चाहिए। कंप्लायंस ऑन ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, Section 188 of the Companies Act 2013 respect of transaction with related parties also, whether appropriate disclosure are made in the financial statement, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बराबर से सब रिलेटेड पार्टीज के बारे में भी, जितने भी ट्रांजेक्शन हमने किए हैं, रिलेटेड पार्टीज मतलब वो लोग जो कंपनी के साथ कोई ना कोई तरह से जुड़े हो। अब इंटरनल ऑडिट सिस्टम बराबर है कि नहीं बिजनेस के साइज के मुताबिक। नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो भी किए जाते हैं, यानी कैश के बिना डायरेक्टर्स के पास से कोई चीज़ लिया जाना, उसको देना, ये सब जो वो बराबर से किए गए कि नहीं रूल में रह के। फिर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द RBI एक्ट 1934, अगर कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग कंपनी है ना, तो ही ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने को लेना है, वो भी किससे, RBI से लेना पड़ता है। अब कैश लॉसेस, अगर कैश में लॉस हुआ है कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के अंदर या तो इसके पहले के ईयर के अंदर, तो ये अमाउंट ऑफ लॉस हमको शो करना पड़े। फिर रेजिग्नेशन ऑफ स्टेचुटरी ऑडिटर्स, कोई ऑडिटर अगर कंपनी छोड़ के चला गया हो, रिजाइन करके चला गया हो, तो उसके पीछे के कारण ऑब्जेक्शंस उसके बताने चाहिए।
फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑन द डेट ऑफ द तो material uncertainty on the date of the audit report, on the evaluation of the aging report, financial ratios, expected rates, dates of realization of financial assets and payment of financial लाइबिलिटीज, यानी इन सब में से किसी जगह पे भी अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई चीज बराबर से नहीं जा रही है तो इसको डिस्क्लोज करना है। ओपिनियन कि कंपनी जितनी भी बैलेंस शीट डेट है उस सब के अंदर जो भी लाइबिलिटीज लिखी गई है वो सारी लाइबिलिटीज को फ्यूचर में पूरी कर पाएगी कि नहीं वो भी लिखना है। एंड ट्रांसफर टू फंड्स, फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये ट्रांसफर जो फंड्स है ना वो कितने मंथ के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इतने अमाउंट के अंदर अनस्पेंड फंड जो है ना, जो भी एक एग्जांपल देता हूँ इसका, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अगर कंपनी 6 महीने के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 महीने के अंदर अगर पैसा खर्च नहीं करती तो वो पैसा उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा फंड के अंदर अलग से। एंड वेदर एनी अमाउंट विच रिमेन अनस्पेंट, उसको 135 ऑफ दिस सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है स्पेशल अकाउंट के अंदर। पहले 6 महीने के अंदर मैंने बोला कि मैं 5% पैसा प्रॉफिट का खर्च करूंगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो जो बोला ना वो 6 महीने के अंदर मुझे कर दिखाना है। अगर नहीं कर पाता 6 महीने के अंदर तो उसको अलग अकाउंट में मुझे रख देना वो पैसा। क्वालिफिकेशन और एडवर्स ऑडिटर रिमार्क इन अदर ग्रुप कंपनीज, अदर ग्रुप कंपनीज यानी हमारे सिवा दूसरी कंपनी के अंदर, दूसरी जो हमारे साथ जुड़ी हुई कंपनी है उसके अंदर अगर क्वालिफिकेशन या तो एडवर्स रिमार्क है जो दूसरे ऑडिटर्स के, तो वो भी यहाँ पे अपने दिखाने हैं, यानी क्वालिफिकेशन या तो एडवर्स रिमार्क वो यहाँ पे भी अपने दिखाने हैं सब। अब बुक्स ऑफ अकाउंट एसेट टू बी केप्ट बाय कंपनी, ये चारों 4 साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ। अगर कोई समझो कि ब्रांच ऑडिट नहीं करना चाहता, कॉस्ट ऑडिट नहीं करना चाहता, तो वो अगर कैरो और बुक्स ऑफ अकाउंट एसेट टू बी केप्ट बाय कंपनी ये दो कर लेने तो भी इनफ है। और क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट का डिफरेंस। अब मीनिंग ऑफ बुक एंड पेपर, एंड बुक और पेपर दोनों में फर्क है। बुक एंड पेपर, एंड बुक और पेपर इंक्लूड्स बुक ऑफ अकाउंट, डीड्स, वाउचर, राइटिंग्स, यानी जो भी पेपर या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, मिनट, रजिस्टर, जो भी कंपनी को मेंटेन करना है वो। अब मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी पैसा कंपनी ने रिसीव किया या एक्सपेंड यानी खर्च किया वो रिकॉर्ड किया जाता है। और जो भी सेल या तो परचेस करती है कंपनी गुड्स या तो सर्विस का, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंपनी की रिकॉर्ड किया जाता है। और द आइटम्स ऑफ कॉस्ट जो 148 सेक्शन में प्रोवाइड किया गया वो। अब प्लेस एंड मैनर, कहाँ पे रखना है और कैसे रखना है। तो एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप, जितनी भी बुक्स है वो सब रजिस्टर ऑफिस के ऊपर मिलनी चाहिए, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सब बुक्स। एंड सब बुक्स शैल बी केप्ट ऑन अक्रूवल बेसिस, कैसे, डबल एंट्री सिस्टम और अक्रूवल बेसिस, कैश बेस के ऊपर नहीं। और जितने भी है, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एंड अदर रिलेवेंट पेपर्स may be kept at such other place in India as the BOD may decide, and where such a decision is taken, the company shall within 7 days thereof file with the registrar a notice in writing giving the full address of that other place। यानी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जहाँ पे रखते हो बताया, अगर डिसीजन लिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चेंज कर दी जगह, तो 7 दिन के अंदर वो भी बताना पड़े रजिस्ट्रार को कि हमने ये जगह चेंज की है बुक्स ऑफ अकाउंट को रखने की। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, वो भी जो मैनर के अंदर बताया गया उसी मैनर के अंदर लिखा जा सकता है। द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया, यानी कैसे होने चाहिए, इंडिया में जिसको अपने देख सके उस तरह से, उस तक पहुंच पाए उस तरह से डिजिटल फॉर्मेट में होने चाहिए। बी रिटेन कंप्लीटली इन द फॉर्मेट, जिस तरह से आपने ओरिजिनेट किया था वैसे ही फॉर्मेट में होने चाहिए। यानी जब तुमने लिखना शुरू किया था इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट, जैसे लिखा था वैसा ही दिखना भी चाहिए।
इसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए। एंड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफिसेस shall not be altered and shall be kept in a manner where it shall depict what was originally received from the branches। यानी ब्रांच से जो भी मिला ना वो भी सेम टू सेम ज होना चाहिए, उसमें भी चेंज नहीं करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट हो वो सारे डॉक्यूमेंट लेजिबल फॉर्म के अंदर, यानी पढ़ पाए वैसे फॉर्म के अंदर। There shall be a proper system for storage, retrieval, display, or print out of the electronic records as the audit committee, if any, or the board may deem appropriate, and such records shall not be disposed of or rendered unusable unless permitted by law। यानी कोई भी रिकॉर्ड है जो ऑडिट कमिटी के प्रिंट आउट वगैरह, वो जो है ना वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देना है, वो इसे जैसे यूजेबल और रेंडर अनयूजेबल नहीं कर देना उसको ऐसा। द बैकअप ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट, और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो रखा गया उसका बैकअप अपने रखने का, वो ऐसा ना हो कि वो डिलीट हो जाए। फिर द कंपनी shall intimate the register to the register on the annual basis at the time of filing of financial statement the name of the service provider। यानी कंपनी इंटीमेट करेगी कि कौन सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, उसके बाद में आईपी एड्रेस जिसको बोलते हैं, एंड लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर अगर एप्लीकेबल है तो, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स आर मेंटेन ऑन क्लाउड। क्लाउड यानी इंटरनेट के ऊपर उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है और उसमें ही रखा जाता है, तो इसके एड्रेस भी अपने प्रोवाइड करने हैं। कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एट ब्रांच, ब्रांच पे भी आपको रखना है पेपर फॉर्म में, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करने उसके अंदर, और उसको भी पीरियडिकली टाइम टू टाइम ब्रांच ऑफिस से कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस तक भेजना है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये पेनल्टी जो लिखा है ना वो, ये यहाँ से सब इजी, एक का ये डिफिकल्ट है। इंस्पेक्शन, द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन बाय द कंपनी विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। यानी वो रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, और वो भी बिजनेस आवर्स के अंदर। और इन एनी, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ एनी मेंटेन्ड आउटसाइड द कंट्री, तो इसकी कॉपीज वो मेंटेन करनी चाहिए अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर, और वो भी मेंटेन एंड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर जब भी मांगे तब उसके पास वो मिल जानी चाहिए। एंड inspection in respect of any subsidiary of the company shall be done only by the person authorized in this behalf by resolution of the board of directors। यानी इंस्पेक्शन जो करता है, सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर रिजोल्यूशन पास करे तो उसके बाद में एक इंसान को ऑथोराइज करेगा, तो वही खाली उसको क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। जिसके पास अथॉरिटी हो वही इंस्पेक्शन कर सकता है। वेयर एन इंस्पेक्शन इज मेड द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी शैल गिव टू द पर्सन मेकिंग सच इंस्पेक्शन और असिस्टेंस। यानी अगर इंस्पेक्शन चल रहा हो तो जितने भी ऑफिसर उस जगह पे हैं या ब्रांच ऑफिस में या तो अपनी ऑफिस के अंदर, तो सब उनको मदद करेंगे उस इंस्पेक्शन के टाइम के ऊपर जो इंस्पेक्ट करने आता है उसको। अगर कंडीशन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन आउटसाइड इंडिया, कंपनीज रूल्स 2014 requires the following. Summarize return of books of account of the company kept and maintained outside India shall be sent to the register office at quarterly interval। यानी 3 3 महीने में बाहर की ऑफिस को, यानी इंडिया के बाहर की ऑफिस को इंडिया की रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ये सारे अकाउंट्स भेजने पड़े, और डायरेक्टर्स उसको इंस्पेक्ट करेंगे बाद में। वेयर एनी अदर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन आउटसाइड द कंट्री इज रिक्वायर्ड बाय डायरेक्टर, द director shall furnish a request to the company setting out the full details of the financial information sought, the period for which such information is sought। यानी मतलब टाइम पीरियड और जितनी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचनी चाहिए आउटसाइड कंट्री से। एंड द कंपनी शैल प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर विद इन 15 days। डायरेक्टर को 15 दिन में रिटर्न रिक्वेस्ट के ऊपर वो चीज मिल जाएगी। एंड द financial information required shall be sought for by the director himself and not by or through his power of attorney holder। सिर्फ डायरेक्टर खुद ये कर सकता है, उसका एजेंट उसका रिप्रेजेंटेटिव या जिसको उसने पावर ऑफ अटर्नी दी है वो इंसान नहीं कर सकता। प्रिजर्वेशन, 8 साल तक अपने को रिकॉर्ड रखना है फिजिकल फॉर्म में।
फिजिकल फॉर्म में लिखा गया है। देखो यहाँ पे 8 साल तक हमको नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो याद रखना है कि सारे वाउचर सब चीजें 8 साल तक अपने रिकॉर्ड में रखना है। वेर एन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी केप्ट फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज इट मे बी डीम फिट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि 25 साल रखना है तो 25 साल रखना पड़े उस कंपनी को। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है कंप्लाई इसके लिए? तो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस का चार्ज संभालता हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और कोई भी इंसान जिसको बोर्ड ने ये अथॉरिटी दी हो कि ये सब जिम्मेदारी उसकी है। अब पेनल्टी, तो 1 साल तक की सजा हो सकती है, 50,000 से लेके 5 तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों। तो यहाँ तक अपना सिलेबस इतना ही अपने याद करना है।